Welcome back to this educational virtual class. Myself Rashmini Nama from New Catholic Mission School, Jhabwa. And today we will do chapter 2 from the reader book, The Cherry Tree, part 1, which is a environment based story. Okay, so basically this is a Ruskin Bond written story. One day when Rakesh was 6, तो एक दिन तब राकेश 6 year old था. He walked from the Mussoorie bazaar eating cherries. तो basically he was from Mussoorie, okay, a place, a city named Mussoorie, और वो उस बाज़ार में चेरी खाते हुए चल रहा था. They were a little sweet, a little sour, small, bright, red cherries. तो वो little sweet, little sour, छोटी साइज में रेड कलर की चेरीज थी, विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली. जो कहाँ से थी वो चेरीज? कश्मीर वैली से. हियर इन द हिमालय फुट हिल्स वेयर राकेश लिव्ड. तो राकेश कहाँ रहता था? हिमालय फुट हिल्स. फुट हिल्स मीन्स लोअर हिल्स. तो वो हिमालयस के लोअर हिल्स में रहता था. There were not many fruit trees. वहाँ बहुत ज़्यादा fruit trees नहीं थे. The soil was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plants. तो वहाँ का जो soil था वो कैसा था? Stony, it means पथरीला था. Okay? और वहाँ पर dry cold winds चलती थी, ठंडी सूखी हवाएं चलती थी. इसकी वजह से वहाँ कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता था. ओके, स्टर्न मीन्स स्लाइटली ग्रो होना, यानी कि थोड़ा सा ही ग्रो हो पाता था. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार. लेकिन थोड़ा स्लोप पर, मतलब कि उन लोअर हिल से और भी नीचे जाने पर कुछ फॉरेस्ट थे जिसमें ओक ट्रीज और देवदार ट्रीज थे. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर. अब राकेश किसके साथ रहता था? ग्रैंडफादर के साथ. ऑन द आउटस्कर्ट. आउटस्कर्ट्स मीन आउटर साइड ऑफ सिटी और टाउन ऑफ मसूरी. तो वो अपने ग्रैंडफादर के साथ में मसूरी के आउटर प्लेस पर रहता था. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगन. बिल्कुल वहाँ जहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट होता है. ग्रैंडफादर वॉज द रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. अब ग्रैंडफादर कौन थे? रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. इट मीन्स वो पहले फॉरेस्ट रेंजर थे, उसके बाद में वो रिटायर हो गए थे. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. और टाउन के बाहर, यानी कि मसूरी टाउन के बाहर उनके पास एक अपना छोटा सा कॉटेज था. राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. तो राकेश स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था, तब उसने वो चेरीज ली थी. ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच. तो चेरी के एक बंच के लिए उसने 50 पैसे पे किए थे. इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम. और स्कूल से घर जाने के लिए उसको हाफ एन आवर का टाइम लगता है. एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट. और जब तक वो अपने कॉटेज पहुंचता स्कूल से, तो उसके पास ओनली 3 चेरीज, इट मीन्स सिर्फ 3 चेरीज बची थी. हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सुन एज ही सो ग्रैंडफादर इन द गार्डन. तो जब वो कॉटेज के बाहर पहुंचा, उसने देखा उसके ग्रैंडफादर गार्डन में हैं, तो उसने वो चेरीज अपने ग्रैंडफादर को ऑफर की. ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2. प्रॉम्प्टली इट मीन्स वेरी क्विकली. तो जैसे ही ग्रैंडफादर ने उन 3 चेरी में से 1 चेरी ली, राकेश ने 2 चेरी अपने पास जल्दी से रख ली. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम. तो उसने वो दोनों चेरी खा ली, और एक चेरी का जो सीड है वो अभी भी उसके मुंह में था. रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग अंटिल ऑल द टैंग. टैंग मीन्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग टेस्ट. टैंग हैड गॉन. तो वो उस सीड को तब तक अपने मुंह में गोल गोल घुमा रहा था, तब तक उसको च्यू कर रहा था, जब तक कि उसका टैंगी यानी कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है फिनिश नहीं हो जाता. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Palm means हथेली पर. अब उसको अच्छे से च्यू करने के बाद में, उसका टैंगी फ्लेवर फिनिश करने के बाद में, राकेश ने उस सीड को अपने पाम पर रखा और वो उसको ऑब्जर्व करने लगा कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है, क्या है.
आर चेरी सीड्स लकी? आस्क्ड राकेश। राकेश ने पूछा क्या चेरी सीड्स लकी होती हैं? ऑफ कोर्स नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे, इफ वांट लक यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ यूजलेस है या आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो अनलकी है, बट अगर आप उसका कुछ यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज़ लकी। वॉट कैन आई डू विथ द सीड? तो राकेश अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मैं इस सीड के साथ कर ही क्या सकता हूँ, इट मीन्स इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ग्रैंडफादर सेड प्लांट इट, इसे ग्रो करो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पैड एंड बिगन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। ठीक है, तो राकेश ने क्या किया, एक स्पैड लिया और मिट्टी खोदने लगा, लेकिन वो कहाँ पर डिग करने लगा गड्ढा? एक फ्लावर को निकाल कर। हे नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। तो जैसे ही ग्रैंडफादर ने देखा ये तो सीड को निकालने के लिए ऑलरेडी ग्रो हुए फ्लावर को निकाल रहा है और वहाँ पे डिग कर रहा है, तो उन्होंने कहा वहाँ पर नहीं, आई हैव सॉन मस्टर्ड इन दैट बेड, वहाँ पे मैंने मस्टर्ड ग्रो होते हुए देखा है। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब। तो उन्होंने एक शेडी कॉर्नर बताया और कहा वहाँ पे उसे ग्रो करो या प्लांट करो ताकि वहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब न करे। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। ओके, तो यील्ड इट मीन्स थोड़ी सी गीली। तो राकेश उस कॉर्नर पर गया जहाँ गार्डन में जो ज़मीन थी वो सॉफ्ट थी और थोड़ी गीली थी। ही डिड नॉट हैव टू डिग। तो ऑब्वियसली जब ज़मीन सॉफ्ट है तो आपको उसको डिग करने की ज़रूरत है ही नहीं। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। तो उसने क्या किया, थंब से बस उस सीड को उस सॉइल में प्रेस कर दिया और सीड जो है सॉइल के अंदर चले गया। देन ही हैड हिज लंच, उसके बाद उसने उसका लंच किया। एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, और क्रिकेट खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चले गया। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड्स, और ये सब के बाद में वो उस चेरी सीड के बारे में भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees, and the garden was dry and bare. तो अब विंटर आ चुका था और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी तेज़, और उस टाइम पे देवदार के ट्रीज़ वू 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 साउंड कर रहे थे और एटमॉस्फेयर बिल्कुल ड्राई हो गया था। इन द इवनिंग, एक शाम, ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर चारकोल फायर, तो उन्होंने चारकोल फायर लगाया और ग्रैंडफादर और राकेश दोनों एक इवनिंग पर बैठे हुए थे वहाँ। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, और ग्रैंडफादर राकेश को बहुत सारी स्टोरीज सुना रहे थे। स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न्ड इनटू एनिमल, तो ऐसे पीपल की स्टोरी सुना रहे थे जो एनिमल बन जाते हैं। एंड घोस्ट हु लिव्ड इन ट्रीज, और घोस्ट की भी स्टोरी सुना रहे थे जो ट्री में रहते हैं। एंड बीन्स दैट जम्प्ड, और कुछ ऐसे बीन्स की, बीज की स्टोरी सुना रहे थे जो जंप करते हैं। एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और इन सब के रिटर्न में राकेश क्या करता है ग्रैंडफादर के लिए, न्यूज़पेपर रीड करके देता है। ग्रैंडफादर्स आई साइट बीइंग रादर वीक, तो जैसे जैसे ग्रैंडपा एजेड होते जा रहे थे, ओल्ड होते जा रहे थे, उनकी आई साइट बहुत वीक होती जा रही थी, तो वो खुद से नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए राकेश उन्हें रीड करके दे रहा था। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। तो जब राकेश ने बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज सुन ली थी तो उसके बाद राकेश को जो है न्यूज़पेपर बहुत ही बोरिंग लग रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर को तो सारी न्यूज़ सुननी थी, तो यस ऑफकोर्स राकेश को न चाहते हुए भी ग्रैंडफादर को पूरा न्यूज़पेपर रीड करके देना होता था। दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया, तब वो जानते थे कि जब भी वाइल्ड डक जो है साइबेरिया की ओर जाएगी तब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, तो एक दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह राकेश जब उठता है
वुड चॉप यानी कि लकड़ियों को काटने के लिए ताकि वो फायर ऑन कर सके. राकेश सो द वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स एंड हर्ड द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर. वो क्या देखता है? वी शेप्ड फॉर्मेशन, और देखता है चिड़ियों की चहचहाहट जो स्लाइट माउंट एयर से आ रही थी. One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. तो एक मॉर्निंग ऐसे ही वो गार्डन में जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ तो नया ग्रो हुआ है, और जब वो पास में जाके देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो कुछ और नहीं था. उसने जो चेरी प्लांट करी थी वो वेल रूटेड था. He started at it for a moment, he stayed at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, "Grandfather, come and look, the cherry tree has come up." अब वो कुछ टाइम तक उसको देखता रहा, घूरता रहा, और फिर वो दौड़कर अपने ग्रैंडफादर के पास गया और कहा, देखो ये चेरी ट्री हो गया है. What cherry tree? asked grandfather, who had forgotten about it. अब ग्रैंडफादर क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तो भूल गए चेरी ट्री के बारे में, तो उन्होंने पूछा कौन सा चेरी ट्री? द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर, लुक इट्स कम अप. वो सीड जो हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था. अब राकेश याद दिलाता है ग्रैंडफादर को, देखो ये ग्रो हो चुका है. राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हैंड्स while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inch high. ठीक है, तो राकेश ऑलमोस्ट जमीन पे बैठ जाता है और ग्रैंडफादर जो है हाफ फोल्ड हो जाते हैं या झुक कर देखते हैं कि हाँ एक टाइनी छोटा सा ट्री आ चुका है और वो एटलीस्ट 4 इंचेस लॉन्ग हो जाता है. यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. अब ग्रैंडफादर कंफर्म करने के बाद कहते हैं हाँ यह चेरी ट्री ही है. यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, और अब तुम्हें इसको टाइम टू टाइम वाटर देना चाहिए. राकेश रैन इंडोर्स एंड कैम बैक विथ अ बकेट ऑफ वाटर. राकेश फटाफट अपने कॉटेज के अंदर जाता है और अ बकेट ऑफ वाटर लेकर आता है. डोंट ड्रॉन इट सेड ग्रैंडफादर. राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स. व्हाट आर द पेबल्स फॉर? आस्क्ड ग्रैंडफादर. फॉर प्राइवेसी सेड राकेश. ठीक है, अब जब राकेश बकेट ऑफ वाटर लेकर आता है तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसे पूरा मत डाल देना, उसे थोड़ा थोड़ा सा छिड़कना क्योंकि वो अभी बेबी प्लांट है. ठीक है, यानी कि उसे उस पर वाटर स्प्रिंकल करना. और उसके साथ ही पेबल्स मीन्स स्मॉल स्टोन्स दैट आर स्मूथ एंड राउंड. इट मीन्स वो उस स्मॉल चेरी प्लांट के आसपास बाउंड्री बनाता है. तो ग्रैंडफादर पूछते हैं तुम ये पेबल क्यों बना रहे हो? पेबल मीन्स बाउंड्रीज बनाना. तो राकेश कहता है आई एम मेकिंग दिस, क्यों? ताकि उसकी सेफ्टी हो सके. ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट. अब वो रोज मॉर्निंग में उस ट्री को चेक करता, लेकिन वो क्या देखता कि ये ट्री तो बहुत जल्दी बढ़ ही नहीं रहा है. सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट. तो उसने रोज उस चेरी ट्री को देखना बंद कर दिया. एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज. एंड आफ्टर अ वीक और 2 when he allowed himself to look at it properly he found that it had grown. तो फाइनली उसने क्या किया? 1 और 2 वीक तक उस कॉर्नर पर देखना ही बंद कर दिया. एंड आफ्टर 1 और 2 वीक उसने सोचा कि चलो फाइनली मैं चेक करता हूँ कि उस चेरी ट्री का क्या हुआ. तो वो देखता है चेरी ट्री थोड़ा और ग्रो हो जाता है. एटलीस्ट एन इंच, एटलीस्ट 1 इंच. इट मीन्स पहले 4 इंच था तो अब वो 5 इंच हो जाता है. दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली एंड राकेश plodded to and from school in the raincoat and gum boots. Ferns sprang from the trunks of trees. तो अब बारिश का मौसम आ जाता है और राकेश जो है लॉन्ग रबर बूट्स पहनकर स्कूल जाता है. Strange looking lilies came up in the long grass. अब बहुत सारे बारिश के बाद में न्यू प्लांट्स उसको देखने को मिलते हैं. उनमें से एक था लिलीज. एंड इवन व्हेन इट वाजंट रेनिंग, और जब बारिश नहीं हो रही थी, द ट्रीज ड्रिप्ड
एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्लांट ग्रो हो रहे थे। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, और इस स्प्रिंग सीजन में चेरी ट्री बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा था। क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में उसको अच्छा खासा पानी मिल चुका था। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई when a goat entered the garden and ate all the leaves। और एक दिन क्या हुआ, कॉटेज के गार्डन में अचानक से एक गोट आ गई और उसने सारी लीव्स खा ली। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin branches remained। वहाँ पर सिर्फ मेन स्टेम्स यानी कि तने बचे थे और 2 thin branches बची थी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। तो ग्रैंडफादर ने देखा कि राकेश ये सब देख के बहुत अपसेट हुआ है, तो वो राकेश से कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, इट विल ग्रो अगेन, ये फिर से ग्रो हो जाएगा। चेरी ट्रीज आर टफ, चेरी ट्रीज इतनी आसानी से फिनिश नहीं होते। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, read the lines from the story and answer the questions. Question number 1, don't drown it, said grandfather. What does it in the above sentence mean? Answer, it refers to the small cherry tree. So ये sentence है don't drown it, तो here it किसको refer करता है? So it refers to the cherry tree. B, to whom does grandfather said it? Don't drown it, ये वो सेंटेंस ग्रैंडफादर किससे कहते हैं? आंसर, ग्रैंडफादर says that to his grandson Rakesh. Second, it will grow again, cherry trees are tough. First, who says that and to whom? It will grow again, cherry trees are tough, ये सेंटेंस कौन कहता है और किससे कहता है? So answer, grandfather says to Rohan. B, in what situation is that said? कौन सी सिचुएशन में ग्रैंडफादर ने ये कहा? Answer, a goat eat the leaves and branches of the small cherry trees. Seeing that Rakesh upset about this, grandfather consoles him by saying that. Question number B, answer the questions. First, What did Rakesh buy on his way home? तो स्कूल से राकेश जब होम जा रहा था उसने क्या परचेस किया? आंसर, राकेश bought a few cherries on his way home. Second, how long did it take him to reach home? कितना टाइम लग रहा था उसे स्कूल से घर पहुंचने में? आंसर, it took Rakesh about an hour to reach home. Third, where did Rakesh live? राकेश कहाँ रहता था? Why were there very few fruit trees? और वहाँ पर few यानी कि कुछ ही fruit trees क्यों थे? आंसर, Rakesh lived with his grandfather at the foothills. Foothills means lower part of mountains of the Himalayas, only the outskirts of Mussoorie. There were very few fruit trees because the soil there was stony and the dry cold winds stunted the growth of most plant. क्योंकि वो stony area था और वहाँ पे dry cold winds थी जिसमें trees slightly ही grow हो पाते थे. Number 4, where did Rakesh plant the seeds and how? राकेश ने seed plant कहाँ पर किया था और कैसे? Answer, Rakesh planted the seed in the corner of the garden where the soil was soft and yielding, so he did not have to dig. He pressed the seed with his thumb and the seed went into the soil. Number 5, how did grandfather and Rakesh spend their winter evening? तो ग्रैंडफादर और राकेश ने अब विंटर सीजन में अपनी इवनिंग्स कैसे स्पेंड की? आंसर, ग्रैंडफादर एंड राकेश sat around a charcoal fire in the cold winter evening. ग्रैंडफादर told राकेश varied stories. बहुत सारी स्टोरीज रीड करके सुनाई थी ना ग्रैंडफादर ने राकेश को. इन टर्न would read the newspaper to grandfather since grandfather's eyesight was weak. Number 6, how did the goat harm the cherry tree? गोट ने चेरी ट्री को कैसे हार्म किया था? आंसर, when the tree was about 2 feet in height,
A goat entered the garden and ate all the leaves of the tree. Only the stem and two thin branches are remained. Now, from your grammar portion, lesson number 6, nouns, possession. Okay, possession means it belongs to someone. Okay, it shows ownership or relationship. So, nouns that show ownership or belonging are called possessive noun. Okay, so in this possessive noun, we use a sign, a hook kind of sign, which is known as apostrophe sign, and after this apostrophe we write s. So when we talk about singular or a word which not end with s, that time we use this sign after a noun word and then we write s. But when a word or a noun ends with s, for example Thomas, so the word Thomas ends with s. So here we only write apostrophe sign. We will not write s after that apostrophe sign. Okay, so for example, here a sentence, this toy belonged to Nina. Okay, which is correct? The toy is belongs to Nina, or we can write these are Nina's toy. In both sentence, toys are belong to Nina. Second, this is Gav's bicycle, or this bicycle belongs to Gav. Okay, so this bicycle belongs to Gav is a normal sentence, but when we convert it into possession, we will write this is Gav's bicycle. As you can see, after the noun Gav, we write apostrophe and after that we write s. Okay, so basically this possession noun is related to the living things. Okay, so let's understand it better by solving some exercise. So question number 1, rewrite the sentence using apostrophe or apostrophe s. It means singular or plural or the word which end with s after the noun. So first word is the table that belongs to the carpenter is a normal or a long sentence. We can short it and convert it in possession noun. The carpenter's table. ठीक है, अभी भी टेबल जो है वो कारपेंटर की ही है. Second, the books that belongs to Radha, or we can write Radha's book. So noun Radha, sign of apostrophe and then s. Number 3, the car that belongs to Rani or Rani's car. The pen that belongs to the teacher or teacher's pen. Number 5, the umbrella that belongs to the Mr. Das or Mr. Das umbrella. As I told you, when a noun end with s, that time we will apply only sign of apostrophe and after that we will not write s. So the word das, D-A-S, end with s. So here we only apply apostrophe sign, a hook pattern or a hook kind of sign. Okay, and we are not writing s after this sign. 6, the head that belongs to the people or people's hat. The mug that belongs to my brother or my brother's mug. The cushion that belongs to my grandmother or my grandmother's cushion. Another question, put apostrophe in the correct place and rewrite the phrases. The duck's feet. Okay, so actually first, as I told you, first letter should be capital. So yes, that is why here the question is rewrite the phrases again. The duck's feet or capital T, the ducks. Noun duck, then apostrophe sign and then s. So the correct noun possession sentence is the duck's feet. Second,
car's headlight, capital C and apostrophe, car's headlight. Then number 3, girl's dress. Okay, then girl dress. Bird's nest, bird's nest. The hunter's weapon. Okay, the hunter apostrophe sign then S weapon, the hunter's weapon. The baker bread. So again capital T, the baker apostrophe sign and then S, the baker's bread. Student's seat, capital S, student apostrophe S, student's seat. Number 8, children's book, children's book. Now question number C, rewrite the sentence with apostrophe S or apostrophe correctly. Number 1, these shirts belong to the boy. Answer, these are the boy's shirt. Second, the hammer belongs to the carpenter. This is the carpenter's hammer. Okay, carpenter apostrophe sign and S. So we not need to write belongs to. In place of, we can write carpenters by using sign apostrophe and after that S. Third, the diamond ring belongs to the prince. It is the prince's diamond ring. This hat belongs to the wizard. This is the wizard's bird. This park is for children. This is children's park. Okay, children apostrophe sign and then S. Number 6, this house belongs to her niece. And the answer is, this is her niece's house. The garden belongs to my neighbor. This is my neighbor's garden. Last, number 8, this factory is owned by Mr. Singh. This is Mr. Singh's factory. I hope you understand this noun. Thank you.